जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की श्रृंखला में। और इस श्रृंखला में दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शब्द विचार के बारे में। आपको बता दें, इसके पहले हमने वर्णमाला, संधि और समास को प्रॉपर तरीके से समझा हुआ है और अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की या एक ऐसे क्षेत्र की जहां पर हम चर्चा करेंगे संज्ञा से लेकर अव्यय तक के सभी अध्यायों के बारे में। आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें इन्हें एक ही चैप्टर में बता दिया जाता है कि संज्ञा से लेकर अव्यय तक का, तो वास्तव में ये है क्या, तो इसे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आप एक चार्ट देख पा रहे हैं और इस चार्ट में आप पाएंगे कि दिया हुआ है शब्द का वर्गीकरण, ठीक है, और आधार क्या क्या है, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इसके अलावा हम यहाँ पर पा रहे हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इत्यादि इत्यादि। तो वास्तव में जब आप इसमें देखते हैं तो आपको संज्ञा भी देखने मिल रही है, सर्वनाम भी है, ठीक है, विशेषण भी है, क्रिया भी है, क्रिया विशेषण भी है, इत्यादि इत्यादि, लगभग सब कुछ। तो वास्तव में ये जो एक चैप्टर है संज्ञा से लेकर के अव्यय तक का, ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ संज्ञा से अव्यय तक का है। ये वास्तव में शब्द विचार या शब्द विचार के वर्गीकरण के एक विस्तृत दायरे में आने वाले छोटे छोटे समूह हैं जिनसे मिल करके इस शब्द का पूरा पूरा विचार हो पाता है। तो आज हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शब्द क्या है। तो हमने इसे अपने पहले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि शब्द क्या है। शब्द का ही मूल अर्थ ध्वनि है। अब ये ध्वनि क्या है, वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है ना, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, पदबंध क्या है, इत्यादि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से, उनका अध्ययन हमने अपनी पहली वीडियो में किया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप उसमें जा करके उसे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। अभी फिलहाल हम चर्चा करते हैं इस शब्द के वर्गीकरण के पूरे के चार्ट की, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो इसके विषय में भी आपको बता दें कि आपको इसे पहले ही नहीं याद कर लेना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसे एकदम से नहीं पढ़ना है, हमें इसे बारी बारी से पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने उठाया संज्ञा को। अब हमने संज्ञा का अध्ययन कर लिया, हमने सर्वनाम का अध्ययन कर लिया, हमने विशेषण का अध्ययन कर लिया। जब हम सारी चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं तो हमें स्वतः ही, यानी हमें ऑटोमेटिकली हमें सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक क्रमबद्ध रूप में, एक सिस्टमेटिक तौर पर हमारे सेट हो जाती है। तो वहाँ पर हमें इसे याद नहीं करना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना पड़ता है बेवजह। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। हमें जो पढ़ना है, जिस पे यदि हम बात करें तो इसका जो वर्गीकरण का मुख्य जो आधार है वो है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। बात जब हम करते हैं प्रयोग के आधार पर तो आप पाते हैं कि दो ब्लॉक यहाँ पर बटे हुए हैं। पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। जब हम बात करते हैं विकारी शब्दों की तो इसमें आपको देखने मिल रहा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो अब यदि हम आगे चर्चा करेंगे संज्ञा से, तो उसके पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि आखिर ये विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें तो अगला वर्गीकरण है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर एक क्लासिफिकेशन आपको देखने मिल रहा है और इस उत्पत्ति के आधार पर आप देखते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। तो ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने मिलते हैं एग्जाम में। तो इनका हम अध्ययन क्रमशः बारी बारी से करते चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रचना के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम पाते हैं कि रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक ऐसे ही हमें लास्ट क्लासिफिकेशन देखने मिलता है शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण जब हम अर्थ के आधार पर करते हैं तो हम पाते हैं कि इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका निरर्थक शब्द, एक होता है आपका सार्थक शब्द। बात जब की जाए यहाँ पर कि सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है, तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे हम हमारे मित्रों से मिले या हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, कोई रिलेटिव आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि चलो भाई चाय साय हो जाए, ठीक है। या हम दोस्तों से मिले तो चाय साय कि या फिर मान लीजिए बहुत समय से हम कुछ कार्य कर रहे हैं और थकान महसूस हो रही है, हम चाय पीना चाह रहे हैं, हम बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई घूम सूम कर आते हैं, या चाय साय पी लेते हैं, या खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो खाना पीना तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमने बोला खाना वाना हुआ कि नहीं, तो जो खाना के बाद वाना शब्द आ रहा है, जो चाय के बाद साय शब्द आ रहा है, जो घूमने के बाद सोमने शब्द आ रहा है, तो ये आपके जो दूसरे वाले हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। चाय का तो कोई अर्थ है, तो वो सार्थक शब्द है, लेकिन साय का क्या अर्थ है, कुछ नहीं, तो वो निरर्थक हो गया। खाना का तो ठीक है, एक सार्थक मीन है, तो वो आपका सार्थक शब्द है, जबकि वाना का क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन होता है शब्दों के वर्गीकरण का अर्थ के आधार पर। और जब हम अर्थ पर बात करते हैं तो हम पाते हैं कि निरर्थक शब्द हमें नहीं पढ़ने होते, हमें केवल अध्ययन करना होता है सार्थक शब्दों का। अब इन्हीं सार्थक शब्दों के अंतर्गत यदि हम देखें कि क्या क्या आता है, तो हमें देखने मिल रहा है कि भाई एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और इसके बाद विपरीतार्थी।
तो यहाँ पर हमने देखा कि विपरीत क्या है, विपरीत ही तो विलोम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोरा का काला, अच्छा का बुरा, जो विलोम है, ठीक है। समानार्थी जो आपके पर्याय होते हैं वही समानार्थी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों कि कोई शब्द होते हैं जिनके एक ही अर्थ होंगे और कुछ होंगे जिनके अनेक, तो ये सभी हम इसमें अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो आज हम शुरुआत करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग में हम पाते हैं कि भाई दो है, विकारी और अविकारी। तो अब आगे की पूरी चर्चा इसी पर होगी और इसके बाद हमारा जो अध्याय है वो पहला स्टार्ट होगा, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। तो बात की जाए विकारी शब्दों की और अविकारी शब्दों की कि ये कौन होते हैं, इनका हम कैसे अध्ययन करें। आप यहां पर पाएंगे विकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें इन सभी के कारण परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दें कि हम इसे याद कैसे रखें, विकारी और अविकारी। तो विकारी में आपको देखने मिलता है विकार। विकारी में आपको एक शब्द यदि हम देखें वहाँ पर कुछ लिंक करें तो हमें देखने मिलता है विकार। और विकार क्या है, तो एकदम आसान भाषा में यदि हम बात करें तो कई दफ़ा होता ये है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी में भी हमने पाया कि हमें सर्द गर्म जैसी स्थिति, यदि हमने थोड़ा भी ठंडा गर्म कुछ किया, ठीक है, एकदम से हम गर्माहट से ठंडे की ओर गए हैं, हम एसी में चले गए तो हमें दिक्कत हो सकती है। या हमने कुछ ठंडा पी लिया तो भी हमें समस्या होती है, कई बार गले में समस्या कुछ भी है ना, हो सकता है उसके कारण हमें बुखार वगैरह आ जाए, फीवर वगैरह आ जाए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम दोषारोपण करते हैं मौसम के ऊपर, ठीक है। और मौसम में हम क्या कहते हैं कि भाई विकार हो गया, विकार। विकार जो गांव में सामान्यतः यदि आप देखेंगे तो जिसे हम विकार कहते हैं वो वास्तव में है परिवर्तन, वो वास्तव में है चेंजेस। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस हो रहा है तो वो आपका विकार है, ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें इस हिंदी के इस शब्द के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण के इस ब्लॉक में, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो विकारी है और जो अविकारी है इसमें भी आपको यही देखने मिलता है कि विकार यदि हो रहा है यानी परिवर्तन यदि हो रहा है तो वो विकारी शब्द है, और यदि विकार नहीं हो रहा है तो वो आपका अविकारी शब्द है। अब विकारी की यदि हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि सीता पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है तक तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सार्थक है कि हाँ भाई सीता है कोई लड़की, वो पढ़ रही है। अब हमने यहाँ पर कहा कि सीता पढ़ता है, अब यहाँ पर समस्या हो गई। तो अगर क्रिया या अगर लिंग या अगर यहाँ पर काल या वचन इत्यादि के कारण अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, ठीक है, तो वो आपके विकारी होते हैं। तो ऐसे शब्द आपके विकारी होंगे। और विकारी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का। और ऐसे शब्द जिन पे किसके कारण लिंग, वचन, कारक और काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो वो आपके अविकारी शब्द होंगे। और इसके अंतर्गत हम मुख्य तौर पर अध्ययन करते हैं क्रिया विशेषण का, संबंध बोधक का, समुच्चय बोधक का और विस्मयादि बोधक का। तो यहाँ पर आपका विकारी और अविकारी भी क्लियर होता है। और अब हम चर्चा करते हैं हमारे मुख्य जो केंद्र पर है वो है हमारा संज्ञा। तो आगे अब हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा चैप्टर से हम उठाते हैं, क्रम से हम इसे आगे पढ़ते चले जाएंगे। संज्ञा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन, और संज्ञा शब्द का सार्थक अर्थ है नाम, ठीक है। आपने इसे पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है। और हिंदी में यदि हम बात करें तो संज्ञा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम वगैरह और बाकी चीज़ें आपकी संज्ञा कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूँ आपसे, आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पाते हैं निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब क्या है भाई, आप, चलना, आकाश और लंबा। तो यहाँ पर आप पाते हैं कि देखिए आप, चलना और लंबा संज्ञा नहीं है, आकाश यहाँ पर संज्ञा है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि भाई संज्ञा क्या होती है ना। किसी भी आप नाम की यदि बात करते हैं तो वो आपकी क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा का एक जो शाब्दिक अर्थ है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से, कि भाई संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। फिर आगे यदि हम बात करते हैं इसके बाद, तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कि अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्य तौर पर आपका दिया हुआ है कि संज्ञा के प्रकारों की संख्या कितनी है, तो बोले 5, ठीक है। कौन कौन सी संज्ञा है, तो आपका सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद आप पाते हैं कि इसमें आपको मिलता है भाववाचक, इसके अलावा जातिवाचक, इसके अलावा द्रव्यवाचक और इसके अलावा समूहवाचक। जरूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस वैसा ही हो जैसा आपको किताबों में या मान लीजिए बोर्ड पे आपको देखने मिल रहा है। आप रैंडम भी, क्योंकि आपको कोई 10th का एग्जाम तो देने आप जान ही रहे हैं कि आपको उसे उसी सीक्वेंस में ही लिखना है, ठीक है। आप कहीं पर भी रखें उसे, सीक्वेंस आगे पीछे हो, बस कॉन्सेप्ट आपके नहीं हिलने चाहिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जब हम पाते हैं तो मुख्य तौर पर संज्ञा के तो
5 प्रकार ही हैं, ठीक है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके ऑप्शन पे मिलने वाले हैं और जिनका आपको अध्ययन करना है। अच्छा, आपको बता दें कि हम पूरे कंटेंट पर काम करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव पर भी काम करेंगे, ठीक है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हम इसमें लगाएंगे और हम अपने इस संज्ञा टॉपिक को बहुत मजबूत कर लेंगे। और यही सीक्वेंस हम अब लगभग सारे टॉपिक और सारे विषयों में करने वाले हैं कि पहले हमने थ्योरी पे काम किया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पर काम किया। तो अभी यदि हम बात करें तो अब आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक जब हमने इनका अध्ययन कर लिया होगा तो इसके अलावा भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है? तो इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके सामने हैं। जैसे आप इसमें पाते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अब आपने तो चूंकि 5 पढ़ रखे हैं तो अब आपका आंसर 5 जाने वाला है, लेकिन नहीं, इसके जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है 3। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के अलावा संज्ञा के भी जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आप नोट करके चलिएगा। आपके सामने यहाँ पर एक जो इमेज है उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि भाई व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है, रूढ़ में कृष्ण है, ठीक है, यौगिक में पनघट है या पाठशाला है और योग रूढ़ में आपका जलज आपको देखने मिलता है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। फिलहाल यदि हम बात करें तो आपको देखने मिल रहा है कि भाई अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की। तो यहाँ पर आपने पाया कि आपकी जो संज्ञा है, ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन बने अर्थ के आधार पर तो अर्थ का आंसर आप लगाएंगे कि भाई 5 प्रकार से होती है, ठीक है। व्युत्पत्ति की जब हम बात करते हैं दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपकी संज्ञा 3 प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ठीक ऐसे यदि हम बात करें तो गणना के आधार पर भी संज्ञा पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपका आंसर चला जाता है फिर से 3, ठीक है। अच्छा, इनमें और इसमें क्या अंतर है? इसके 3 में जो है आपको देखने मिलता है कौन कौन से शब्द? तो एक देखने मिलता है आपको रूढ़, फिर हम बात करते हैं तो आपको देखने मिलता है यौगिक और इसके बाद आपको देखने मिलता है योग रूढ़। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब हम इसके 3 की बात करते हैं तो आपको कौन देखने मिलेगा? तो आपको मुख्य तौर पर देखने मिलता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, फिर इसके बाद एक आपको देखने मिलेगा जातिवाचक और इसके बाद आपको देखने मिलेगा भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। अब इसमें क्या होता है? इसमें जाति के ही विस्तृत दायरे में क्या किया जाता है? 2 को और ऐड कर लिया जाता है, जो आप यहाँ पर 5 देख रहे थे। आपका यहाँ पर 5 कौन कौन सा था? आपके थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे आपका जाति में ही आ जाएंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये आपके कुछ फैक्चुअल आंकड़े हैं, ठीक है, तथ्यात्मक यहाँ पर आंकड़े हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए और इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर, व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के, भाववाचक के, समूहवाचक के और द्रव्यवाचक के। बात की जाए जब व्यक्तिवाचक की, तो व्यक्तिवाचक की एक डेफिनेशन होगी आपकी, आप उसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। परिभाषा यहाँ पर, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, या जो संज्ञा शब्द एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, इसके नाम का बोध करा दे आपको, ठीक है, पर्टिकुलर एक नाम आपको देखने मिलेगा, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें क्या हो सकता है, तो यहां पर आपको देखने मिल सकता है कि भाई किसी का भी नाम, एग्जाम्पल के लिए सीता, गीता, राम, श्याम, या मान लीजिए आपका अमित, आशीष, तो ये जो आपके नाम है ये आपके हो गए व्यक्तिवाचक। ठीक ऐसे यदि हम बात करें और क्या क्या हो सकता है व्यक्तिवाचक में, तो व्यक्तिवाचक में आपको देखने मिल सकता है कि भाई देवी देवताओं के नाम भी हो सकते हैं, जैसे शिव जी का है शिव, ठीक है, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी इत्यादि। दुर्गों के नाम आपको हो सकते हैं, किलों के नाम यदि आपको दे देता है तो भी आपके ये व्यक्तिवाचक ही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे रणथंबोर दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है, ये सभी आपका हो जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं तो आपके स्थानों के नाम, ठीक है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, भोपाल, मध्य प्रदेश, जबलपुर, कुछ भी अगर आपके ऐसे पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम दिया जा रहा है तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक है। दिशाओं के नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। बात की जाए समुद्रों के नाम यदि आपके सामने है, जैसे भूमध्य सागर हो गया या हिंद महासागर हो गया, ठीक है, अटलांटिक हो गया, तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। पर्वतों के नाम की यदि हम बात करते हैं, शिवालिक हो गया, हिमालय इत्यादि इत्यादि, जो भी आपका यदि नाम है, ठीक है, आपका पर्वत का एक नाम दे करके वहां पे रखा हुआ है, तो वो भी आपका कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पत्र पत्रिकाओं के नाम की यदि हम बात करें, जैसे चंपक है तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। पुस्तकों के नाम कामायनी, ठीक है, रामायण, गीता, तो ये सभी आपका व्यक्तिवाचक होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम पाते हैं कि भाई सभी कुछ जिसका आपको एक नाम देखने मिल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए एक ही उसमें इंडिकेट हो रहा है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम पाते हैं कि भाई भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी वगैरह, ये भी आपका कौन होगा? व्यक्तिवाचक। इसके अलावा खेलों के नाम क्रिकेट है, हॉकी है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो त्योहारों के नाम या ऐतिहासिक युद्धों के नाम, त्योहारों के नाम की यदि हम बात करें तो दीपावली, होली इत्यादि आपके कौन है? व्यक्तिवाचक हैं। ऐतिहासिक युद्धों की यदि हम बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक हैं। फिर अब हम बात करते हैं जातिवाचक की। देखिए इसे समझना बहुत आसान है, आप नोट्स भी बनाते चले जाइएगा, पर इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरी बात को समझिएगा, मेरी विचारधारा है, मेरा मानना है।
नोट्स वगैरह रिवीजन के लिए तो खैर नेसेसरी है ही, ज़रूरी हैं, एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए पास में, लेकिन ये नोट्स वगैरह सब रखे के रखे रह जाते हैं, सब यहीं रहेंगे, ठीक है। आपके साथ क्या जाने वाला है, आपके जो भी यहाँ हैं, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी सेट होते चला जाए, तो इसे दिमाग में रखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति में हमने देखा कि भाई नाम आपको देखने मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जाति की। जातिवाचक में क्या होगा, तो जातिवाचक में संज्ञा शब्द उस पर्टिकुलर के जो भी आपका है, ठीक है, जो भी उसके पूरी जाति का बोध करा दे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जाति का बोध कैसे। यदि हम इसके एग्जाम्पल को उठाते हैं, हमने लिखा लड़का, अब लड़का पूरी एक जाति है, लड़की पूरी जाति, नर जाति, नारी जाति, तो यहाँ पे अब जाति आपका क्या होगा, अब सभी लड़कों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें आपको नाम नहीं लेना है, ठीक है, पर्टिकुलर नाम लिया, राम बोला, आशीष बोला या श्याम बोला, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि भाई ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने बोला लड़के, लड़का, ठीक है, लड़की, तो ये आपका कौन हो जाएगा, जाति हो जाएगा। ठीक ऐसे यदि हम बात करें जातिवाचक संज्ञा को लेकर के कुछ और एग्जाम्पलों की, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पशु पक्षियों के, यदि हम नाम की बात करें, ठीक है, तो पशु पक्षियों के नाम में आप पाते हैं, जैसे हमने कहा तोता, तो तोता जो है वो संपूर्ण जाति को लेकर के चल रहा है। यदि हम बात करें चिड़िया, तो चिड़िया जो है वो संपूर्ण जाति, ठीक है, अब जितनी चिड़िया हैं उन सबका यहाँ पर आपका जाति को रिप्रेजेंट कर दिया इस चिड़िया शब्द ने। जबकि इसकी जगह यदि हम बात करें, हमने कहा गौरैया, तो गौरैया यदि हम कहते हैं तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की ओर चला गया, ठीक है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यदि या हम कहें तीतर, तो अब वो व्यक्ति की ओर चला जाएगा। लेकिन यदि हम कहें पशु पक्षी, तो वो अब आपका एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम एग्जाम्पल के लिए गाय को लेते हैं, तो गाय एक जाति हो गई, ठीक है। और फिर जैसे ही हमने कहा कि काली गाय, अब काली गाय में भी हमने कहा ये श्यामू की गाय है, या मान लीजिए ये आशीष की गाय है, तो अब वहाँ पर वो व्यक्ति की ओर जाने स्टार्ट हो गई। यदि हम बात करते हैं देश, हम देश बोलते हैं, तो देश वहाँ पर आपका जाति हो जाएगी। लेकिन यदि हम देश का नाम ले रहे हैं तो वो आपका व्यक्ति हो जाएगा। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। इसके और एग्जाम्पलों में आप नोट कर लीजिएगा, सभी पेड़ पौधों के नाम आपकी जाति में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आम, पीपल इत्यादि इत्यादि। अब आम में यदि हमने कुछ नाम ले लिए कि हमने कहा लंगड़ा आम, तो अब ये पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक की ओर चला गया। हमने कहा सुंदरजा आम, तो ये व्यक्तिवाचक की ओर चला गया। लेकिन हमने जब आम कहा तो वो जाति की ओर है। ठीक ऐसे ही कामकाजों के नाम जैसे डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि इत्यादि, आपके इंजीनियर, क्लर्क, जुलाहा वगैरह, ये सब आपके जितने आपके प्रोफेशन है, कामकाज, ये जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम स्थान की बात करते हैं। स्थानों में मुख्य तौर पर हमने कहा चौराहा, हमने कहा गली, हमने कहा तिराहा, हमने कहा बाजार, हमने कहा गांव, हमने कहा देश, तो ये सभी आपके जितने भी हैं ये आपके जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसे आप समाज से मत इंटरलिंक करिएगा कि चार राहों का समूह या समाहार, तो बोले समूह हो जाएगा, नहीं नहीं, समूह नहीं, वो आपका समूह में नहीं जाएगा, ये आपका कहाँ रहेगा, जाति में रहने वाला है। क्लियर है। तो क्योंकि चौराहा जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी एक चौराहे का या तिराहे का कुछ ना कुछ नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा दमोह नाका, एक चौराहा, ठीक है, मैंने कहा विजयनगर चौराहा, मैंने कहा अब्दुल हमीद चौराहा। तो जब आप किसी एक नाम को लेकर के किसी चौराहे तिराहे को लेकर के चलते हैं तो आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ चौराहा बोलते हैं तो वो आपका कौन हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि उस चौराहे ने पूरे चौराहों को रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका व्यक्ति और जाति दोनों लगभग कंप्लीट होता है। जाति में आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सामाजिक संबंधों के नाम यानी भाई बहन, शरीर के अंगों के नाम भी, नाक कान इत्यादि भी ये जाति की ओर जाते हैं। दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी आपकी जाति की ओर जा रही हैं। पदों के नाम भी, अच्छा ये कब, ये तब, जब आप देखते हैं इसमें कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरे के पूरे पर्टिकुलर उसके आपके कॉमन विशेषता बता दे, तो वहाँ पर आपका जाति हो जाता है। और व्यक्ति में क्या रहेगा, उसका नाम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा तीसरा है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो क्या करेंगे, जो आपके पर्टिकुलर किसी न किसी भाव को लेकर के सामने आएंगे, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बचपन आपको देखने मिलता है, एग्जाम्पल के लिए मित्रता देखने मिलती है, एग्जाम्पल के लिए आप इसमें पाते हैं बुढ़ापा अवस्था है, ये भी आपका भाव हो जाएगा। जैसे यदि आपके सामने एक वाक्य रखा जाए तो अब आपका एक एग्जाम्पल होगा कि भाई बचपन का समय अमूल्य होता है। अब इसमें अगर अंडरलाइन किया जाए बचपन को, तो बचपन यहाँ पर क्या है, बचपन यहाँ पर संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, तो यह है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य यदि हम उदाहरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन पे है दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली तो आपका एक व्यक्तिवाचक की ओर चला गया, मोहन भी व्यक्तिवाचक है, लड़का यहाँ पर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बीमारी है दोस्तों वो यहाँ पर भाव है। तो अब
आप इसे समझ पा रहे होंगे कि भाव क्या होगा आपके, ठीक है, क्लियर है। चाहे आपका प्रेम, क्रोध, गुस्सा, ऐसे वाले सारे आपके भाव की हो जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से शब्दों से बनती है, ठीक है, कितने प्रकार के शब्दों से बन सकती है। तो वो आपको देखने मिलता है कि भाई यहाँ ऑप्शन में है 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार और 6 प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 प्रकार। अब आगे हम बात करते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने की ओर। तो आप यहाँ पर पाते हैं कि भाई बूढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा क्या हो गया आपका यहाँ पर भाववाचक हो गया, ठीक। ऐसे ही लड़का लड़कपन, ठीक। ऐसे ही बच्चा बचपन, शिशु शैशव, वीर वीरता, पंडित पांडित। तो मुद्दे की बात यह है कि आप यहाँ पर पाते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिनमें आप यदि ऐड करें त का, त्वा का इत्यादि का, तो आपको यहाँ जाति से भाव की ओर संज्ञा बनते हुए नजर आती है। जैसे यदि हम बात करें तो आप पाते हैं कि भाई स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि सुख है, दुख है, ईर्ष्या है इत्यादि। पर परतंत्र की यदि हम बात करते हैं तो आप पाते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय में अ, बड़ा अ, आई, अन, आपा, आयत, आस, आहट, ई, इमा, ई, त, त्व, पन या आदि प्रत्यय जोड़कर भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर पाया मित्र। अब मित्र का आपको देखने मिल रहा है मित्रता। फिर इसके बाद आप देखते हैं प्रभु प्रभुता, शत्रु शत्रुता, मानव मानवता। त्वा की यदि हम बात करें तो पशु से पशुत्व आपको देखने मिलता है, ठीक है। ऐसे ही यदि आप इस टेबल में देखते हैं तो आप पाते हैं कि शिशु से शैशव, पशु से पशुत्व, ठीक है, या पशुता, सती से सतीत्व, आदमी से आदमित्व, यदि दानव की बात करें तो दानवता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, चोर से चोरी, ठीक है, विद्वान में विद्वत्ता। फिर आप पाते हैं पुरुष पुरुषत्व, सज्जन सज्जनता, इंसान इंसानियत, बंधु बंधुत्व, ईश्वर ऐश्वर्य, ठीक। ऐसे ही ठग ठगी। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ज़रूर एक नज़र देखिएगा नोट डाउन करने के बाद, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की, तो आप पाते हैं कि सर्वनाम में है अपना, अपनत्व, मम, ममत्व, निज, निजत्व, ठीक है, या निजता या ममता, ठीक। ऐसे ही सम, समता, सर्व, सर्वस्व, आप, आपा, स्व, स्वत्व। तो आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कीजिए, इसका बारंबार रिवीजन कीजिए और धीरे धीरे आप इसमें मजबूत होते चले जाएंगे। यदि आपको लगता है कि एक ही दिन में नहीं कवर हो रहा है तो ये इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आपके हाथ में आएंगी। आज आपने संज्ञा पढ़ा, कल आप जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो आपको सर्वनाम का आइडिया रहेगा कि अच्छा निज जो होता है वो सर्वनाम होता है, तो फिर आप निज से निजत्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो आधा था और वाह जोड़ करके उसे क्या कर लेना है, सर्वनाम से भाववाचक की ओर ले जाना है। तो आपका सेकंड हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण मुख्य तौर पर आपको देखने मिलेगा जैसे चतुर से चतुराई, उदार से उदारता, विद्वान से विद्वता, ठीक। ऐसे ही मधुर से मधुरता, नम्र से नम्रता। आगे यदि हम बात करें तो आपको देखने मिलता है क्रिया से भाववाचक, घबराना से घबराहट, लिखना से लिखाई, बचना से आप यहाँ पर पाएंगे बचाव, ढलना से ढलान, काटना से कटाई, पढ़ना से पढ़ाई, पहुँचना से पहुँच, चुनना से चुनाव और बहना से बहाव। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अव्यय से। यदि हम बात करें तो अव्यय में आपको देखने मिलता है दूर से दूरी, अंदर से अंदरूनी, पर्याप्त से पर्याप्तता। और यदि इसके बाद और भी यदि हम देखें अव्यय की ओर तो कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे धिक से धिक्कार, मना से मनाही, नीचे से नीचाई। तो इसमें आपने पाया कि ई जोड़ करके आप इनमें बना पा रहे हैं, ठीक है, जैसे नीचाई। फिर या की यदि हम बात करें तो समीप से समीप, ठीक। ऐसे ही त की यदि हम बात करें तो निकट से निकटता, तो निकट आपका अव्यय है। अब आपको ये जानकारी है या नहीं, यदि हम इसकी बात करें तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपका ये कवर होने वाला है। तो उम्मीद है आप भाव को समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे एक भाव होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट संज्ञा की। तो अगला आपको देखने मिलता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। बात की जाए जब द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप, तौल इत्यादि का बोध होता है तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि द्रव्यवाचक में जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ कुछ लिक्विड, वो लिक्विड वाला आप द्रव्य मत समझिए, ठीक है। द्रव्य में आपकी तीनों आ जाएंगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक की तो द्रव्यवाचक में आपको देखने मिलेगा कि इसमें आपकी तीनों अवस्थाएं आ जाएंगी, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस फॉर्म भी, ठीक है। सॉलिड में भी यदि हम बात करें तो आपके मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं, ठीक है, मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे, धातु अधातु सब आ जाएंगे। यदि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं इस द्रव्य की तो आप यहाँ पर पाएंगे कि सोना, चांदी इत्यादि आपका आ जाएगा। इसके अलावा लोहा, ठीक है। लिक्विड की हम बात करें, खाने पीने की वस्तुओं की, पानी, दूध, तेल, ये सब आपके द्रव्य में ही आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करें, नाइट्रोजन की हम बात करें, तो सारी की सारी गैसेस भी आपकी द्रव्य में ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका द्रव्य भी कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं समूहवाचक की, कलेक्टिव की, ठीक है। जबकि द्रव्यवाचक क्या था, मटेरियल। अब कलेक्टिव या समूह की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक की यदि हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि समूहवाचक में भी हमें दो प्रकार देखने मिलेगा, एक सजीवों का होगा और एक निर्जीवों का होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पाएंगे, यदि आपके सामने एग्जाम्पल में है गिरोह,
तो गिरोह का मतलब होता है समूह, यानी कि ये कैसी संज्ञा हो गई, समूहवाचक। बात की जाए समूह, तो समूह है ही। दल, शिष्टमंडल या सभा, समिति, ठीक है, तो ये सभी आपके कौन हो जाते हैं, आपका समूहवाचक। और यदि हम बात करें तो जुलूस, पुलिस, झुंड, परिवार, संसार, काफिला, भीड़, सेना इत्यादि, ये सभी आपका व्यक्तियों का समूह था। अब बात करें हम वस्तुओं के समूह की, तो गुच्छा, ढेर, पुस्तकालय में भी समूहवाचक संज्ञा ही है। कुंज, ये भी आपका समूहवाचक ही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा है, तो वो भी आपका एक समूहवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर जो है संज्ञा के पांचों प्रकार क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर हमने देखा जातिवाचक, इसके बाद हमने देखा भाववाचक, फिर हमने देखा द्रव्यवाचक, और उसके बाद अभी हमने लास्ट में देखा हुआ है समूहवाचक। तो ये पांचों आपका क्लियर होता है। इसके फैक्चुअल क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो वो भी आपका क्लियर है कि भाई अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, गणना के आधार पर 3 होते हैं। तो यहाँ आपका संज्ञा के पांचों प्रकार होते हैं कंप्लीट। संज्ञा के 5 प्रकारों के बाद यदि हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आधुनिक समय में संज्ञा से बनने वाले प्रश्नों में हमें ये 4 और देखने मिलते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। बात की जाए दोस्तों इनकी कि क्या हम इसे किसी क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, इसे किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि भाई अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार, व्युत्पत्ति में 3 प्रकार, गणना में 3 प्रकार, लेकिन ये वो गणना नहीं, ठीक है, ये अलग है। इसमें आप पाएंगे कि भाई पहला आपको देखने मिलेगा कि क्या ये संज्ञा प्राणीवाचक है या नहीं है, या अप्राणीवाचक है। तो आप पाएंगे कि यदि कोई भी शब्द से आपको बोध होता है कि वो चलायमान है और जीवंत है, तो आपकी ऐसी स्थिति में वो प्राणीवाचक है। फॉर एग्जाम्पल सारे पशु, पक्षी, प्राणी, स्वयं, तो ये सभी कैसे हैं, चलायमान हैं। तो जब ये चलायमान है और जीवंत हैं, जीवित भी हैं, तो ये आपके हो गए प्राणीवाचक। अप्राणी की हम बात करते हैं तो अप्राणी में आप सबसे पहले नोट करिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद है, ठीक है, और आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई यहाँ पर आप दिक्कत में फंस सकते थे। बायोलॉजी में आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे दोस्तों जीवंत तो होते हैं, ठीक है, जीवित तो हैं, पर चलायमान नहीं है। बायोलॉजी कहती है लिविंग नॉन लिविंग, बायोलॉजी इनको रखती है लिविंग में, ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजी नहीं है, ये हिंदी है। और हिंदी में आप पाएंगे कि हिंदी में इन्होंने एक कंडीशन रखा हुआ है, चलायमान भी होने चाहिए तब वो प्राणी होंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे चूंकि चलायमान नहीं है इसलिए वो अप्राणी हो गए। इसके अलावा हर कुछ आपका निर्जीव आपके अप्राणी में चले जाएंगे, और सजीव पूरे आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके प्राणी में, जो कि चलायमान भी हो। फिर ऐसे ही हम बात करें गणनीय और अगणनीय की, तो गणनीय संज्ञा आपकी कौन सी संज्ञा होगी, जिसे आप गणना कर सकें, और जिसकी गणना ना कर सकें वो आपका होगा अगणनीय। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो आप गणना कर सकते हैं, मान लीजिए टेबलों की, कुर्सियों की या किसी व्यक्तियों की, तो वो आपकी गणनीय है। और जब आप गणना नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी की गणना नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, कि पानी क्या, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें आकाश के तारे, सिर के बाल, इनकी आप गणना नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके हो गए अगणनीय। तो यहाँ पर आपका गणनीय, अगणनीय, प्राणी, अप्राणी भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने शब्द विचार की शुरुआत की थी, शब्द विचार को जाना, शब्द विचार में कैसे कैसे हमें पढ़ना है, विकारी अविकारी, और उसमें हमने संज्ञा को लगभग कंप्लीट किया हुआ है। कुछ और यदि हम तथ्यों की बात करें, इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल डाटा की, तो आपका अर्थ, व्युत्पत्ति और गणना के बाद यदि हम बात करें तो आप एक चार्ट सामने देख पा रहे हैं, जिसमें कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्गीकरण है। उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक पदार्थवाचक, एक भाववाचक। रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार 2 प्रकार से, एक मूर्त संज्ञा, एक अमूर्त वाचक संज्ञा। तो ये भी आप जो है इन्हें ऐसे ही फैक्ट में नोट कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये फैक्चुअल डाटा है। शायद यदा कभी पूछ लिया गया भाई, अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपसे बन जाए, मतलब अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे कि रामचंद्र वर्मा के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा का वर्गीकरण, तो 2 प्रकारों में आप कह सकते हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें तो संज्ञा का एक और क्लासिफिकेशन है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, 2 भागों में, एक गुणधर्म के आधार पर और एक वस्तु के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो अर्थ की दृष्टि से अपन ने 5 पढ़े हैं ना, जो अपन ने बेसिक 5 पढ़े हैं, उनमें उन्होंने गुणधर्म यानी कि भाव को अलग कर दिया है, भाववाचक संज्ञा अलग हो चुकी है, और बाकी के आप पाते हैं कि उन्हें एक अलग ब्लॉक में उन्होंने रखा हुआ है। तो इसे भी समझना बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसे आप 2 बार धैर्य के साथ पढ़िए, ये आपको समझ में आ जाएगा। रिसेंट पे हमने संज्ञा टॉपिक का अध्ययन किया हुआ है। संज्ञा के बाद यदि हम बात करें कि अब हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, तो संज्ञा एक विकारी आपका शब्द आएगा, संज्ञा से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो विकारी में ही इसके विकारी तत्व, अर्थात संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले जो अव्यय हैं, जो तत्व हैं, जैसे कि लिंग, वचन और कारक, अब हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यदि हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो आपको बता दें कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या किसी पेशा के जाति का बोध होता है, जाति का अर्थात होता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, यदि इसका बोध होता है तो वह आपका लिंग कहलाता है। हम इसे दूसरे रूप में यदि देखें तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह,
ठीक है। यानी कि यदि हमें अब बात करें हम इस चिन्ह की, तो चिन्ह या निशान भी क्या है, तो ये फिर से उसी ओर इशारा करेगा कि भाई ये जाति क्या है इसकी, पुरुष या स्त्री। तो अब आगे हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लिंग जो कि हमने देखा कि दो प्रकार का है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो आगे इसी कड़ी में अब हम देखेंगे कि आखिर पुल्लिंग की पहचान कैसे करें और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें, और क्या होता है पुल्लिंग और क्या होता है स्त्रीलिंग। तो बहुत ही आसान है, आप यदि इसे नोट करना चाह रहे हैं तो आप इसे नोट भी करते चले जाइए, ताकि आपके पास एक नोट्स हो। प्रॉपर नोट्स होने पर रिवीजन करने के लिए आसानी होती है। बात की जाए जब पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग क्या है, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें एक एग्जाम्पल देखने मिलता है मुख्य तौर पर कि भाई घोड़ा, कुत्ता, आदमी, है ना, इत्यादि यदि हम इन्हें देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये आपके पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए, पुल्लिंग। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो लड़की, शेरनी, रानी, झोपड़ी, ये सारी चीजें आपकी चूंकि स्त्री जाति का बोध करा रही होती हैं, तो ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसे कैसे पहचानेंगे ये सभी हम देखने जा रहे हैं। उसके पहले आपको यहाँ पर बता दें कि आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, हिंदी में लिंग का निर्धारण कितने आधार पर किया जा सकता है। तो मुख्य तौर पर हिंदी में लिंग का निर्धारण 3 प्रकार पर या 3 आधार पर किया जा सकता है, जिसमें हमें देखने मिलता है सबसे पहले रूप के आधार पर, इसके बाद सेकंड नंबर पर है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर। बात की जाए रूप के आधार पर की, तो रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरण बनावट, ठीक है, जो उसके व्याकरण की बनावट है, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे ही आधार बनाकर इसमें लिंग का निर्धारण किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो जैसे घोड़ा का घोड़ी, इसके अलावा यदि हम बात करें तो गधा का गधी, तो ये सारी चीजें आपके रूप के आधार पर है। हम धीरे धीरे इसे समझेंगे। देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण था कि भाई आप इसमें लिंग का जो निर्धारण है वो कितने आधार पर कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन होगा। आगे हम इसमें जब क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं। सेकंड यदि हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर भी लिंग निर्धारण आपको देखने मिलेगा। डेफिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया को आधार बनाया जाता है। बात की जाए यदि एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपके सामने है राम ने रोटी खाई, और दूसरा है राम ने रोटी खाया। इसे यदि हम करें तो आप पाएंगे कि भाई राम ने रोटी खाया यहां पर आपको गलत नजर आ रहा है, राम ने रोटी खाई ही इसके साथ में आपको सही नजर आएगा। तो ये आपका एक प्रयोग के आधार पर भी होता है, ठीक है, कि कौन सा आप किसके साथ प्रयोग करने वाले हैं। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर आपको देखने मिलता है, और अर्थ के आधार पर यदि लिंग निर्धारण की हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं और उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आपकी महान कृपा होगी, इसके अलावा आपकी महती कृपा होगी, ठीक है। अब यहां पर आपका शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। ऐसे ही एक और है, वह एक विद्वान लेखिका है और वह एक विदुषी लेखिका है। अब विद्वान और विदुषी दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, लेकिन अब एक लिंग के निर्धारण के आधार पर इनका आप यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं लेखिका, अब लेखिका के साथ में विदुषी यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों का भाव वही है, दोनों का अर्थ वही है, विद्वान और विदुषी। लेकिन विद्वान जो है वो आपका पुल्लिंग के साथ में यूज होता है क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जबकि अगर अपन बात करते हैं विदुषी की, तो विदुषी एक स्त्री जाति का बोध कराएगा और वह स्त्रीलिंग के साथ में यूज होगा। तो यहां पर हमने देखा कि भाई लेखिका है तो लेखिका आपका इसके साथ में विद्वान की जगह पे विदुषी को लेकर चलेगा, तो इसका जो सही वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा, वो आपका विदुषी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिंग के निर्धारण की जब हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर हमें यहाँ पर 3 आधार देखने मिलते हैं। एक हमारा सबसे पहला था रूप के आधार पर, दूसरा हमने देखा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा हमने देखा अर्थ के आधार पर। एक बार आपको फिर से रिपीट करा दें। रूप में आप देखते हैं जैसे घोड़ा का घोड़ी होना, गधा का गधी होना, ठीक है। दूसरा, आप जब प्रयोग कर रहे होते हैं तो प्रयोग में आप देखेंगे कि आप उसके वाक्य को देखेंगे पूरा। एग्जाम्पल हमने देखा था राम ने रोटी खाया की जगह राम ने रोटी खाई आएगा, ठीक। ऐसे ही तीसरा जब हमने देखा तो आप पाएंगे उसमें कि भाई अर्थ की दृष्टि से कुछ शब्द समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर आपने देखा विद्वान और विदुषी। तो यहाँ पर आपका लिंग का जो निर्धारण है वो उसके आधार कंप्लीट होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आखिर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें और कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग में जाते हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग में जाते हैं। आगे बात की जाए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कि आखिर हम इसे कैसे पहचानें, तो हम इसमें एक नोट्स बनाएंगे जिसमें हम एक ब्लॉक रखेंगे पुल्लिंग का और एक स्त्रीलिंग का। उसके पहले यदि हम बात करें कि इसमें पहचान के लिए कोई ब्रह्मास्त्र हमें मिल जाए, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे बढ़िया यहाँ पर है कि हम किसी भी शब्द में ये कैसे पहचाने कि ये पुरुष है या स्त्री है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसे पहचानने के आपके सामने 3 ब्रह्मास्त्र हैं, जिसमें सबसे पहले है सर्वनाम, ठीक है। आप सर्वनाम यानी मेरा मेरी की सहायता से भी आप
पहचान सकते हैं कि ये दिया हुआ जो आपका शब्द है ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री, तो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। बात की जाए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल पे है बात, ठीक है, आपके सामने एक वर्ड है बात या किताब या रात, ठीक है, तो आप इसमें मेरा मेरी की सहायता से भी वाक्य बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कहीं पर आपकी किताब रखी हुई, तो आप क्या बोलेंगे कि ये मेरा किताब है कि मेरी किताब है। कोई किताब है तो ये मेरी किताब है या मेरा किताब है, डेफिनेटली मेरी किताब है, तो मेरी किताब है मतलब किताब क्या होगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। ठीक ऐसे ही बात के लिए यदि हम बात करते हैं तो मेरी बात हुई या मेरा बात हुआ, ठीक है, उनसे मेरा बात हुआ है, अपन ऐसे यूज़ करेंगे मेरी बात हुई है, तो आप मेरी बात, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा स्त्रीलिंग। ठीक ऐसे ही अच्छा या अच्छी की बात करें तो आप पाएंगे कि यह किताब अच्छी है, ठीक है, आपको कोई किताब है आपके पास में तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में पढ़ करके कि यह किताब अच्छी है या अच्छा किताब है, तो आप बोलेंगे अच्छी किताब है, तो यह आपका स्त्री की बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें पाएंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा कि मेरी, ठीक है, अच्छी और होती है, ये आपके तीन, ठीक है, मतलब यदि आप सर्वनाम से देखते हैं तो आपका मेरी शब्द अगर आपका उस पूरे वाक्य में फिट हो रहा है, ठीक है, ऐसे विशेषण की दृष्टिकोण से यदि आप देखते हैं और आपका अच्छी शब्द हो रहा है, ठीक है, और क्रिया में होती है, तो आपके वो जो शब्द होंगे वो डेफिनेटली आपके स्त्रीलिंग को बोध कराएंगे, ठीक है, क्लियर है। यदि हम बात करें और भी एग्जाम्पल की, आप देखते हैं दिन और रात है, अच्छा दिन होता है या होती है, दिन होता है, और रात होती है या होता है, तो रात होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आप इसी आधार पर इनका जरूर पहचान करें। जब भी आप कहीं फंसें किसी एक वाक्य में तो वाक्य का प्रयोग जरूर करें, ठीक है, उसका वाक्य प्रयोग करें उस शब्द का, और उस शब्द को आप डेफिनेटली पहचान लेंगे कि इसमें पुरुष जाति का बोध है या स्त्री जाति का बोध है। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। आप इसकी एक टेबल बना करके रखिए। पुल्लिंग में कौन आएंगे? मुख्य तौर पर यदि हम बात करें तो जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिमालय, सुमेरु, विंध्याचल इत्यादि इत्यादि, जो भी आपके पर्वतों के नाम होंगे वे सभी आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो दिनों के नाम, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो ये सभी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे यदि हम बात करें पर्वतों के नाम पे अपवाद की, तो आपके अरावली एक अपवाद है, नीलगिरी एक अपवाद है। ठीक ऐसे ही दिनों के नाम में यदि हम देखते हैं तो आपका सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये सभी आपका पुल्लिंग ही होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ग्रहों के नाम जितने भी होते हैं ये सभी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप जब इनका उच्चारण करते हैं या आप वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग में आपके वही तरीके होने चाहिए जो आपको पहले बताया गया कि आप मेरा मेरी कर सकते हैं, अच्छा अच्छी कर सकते हैं, होता होती। वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं तो वहां पर आपका वाक्य प्रयोग में वो बोध करा देगा कि ये पुरुष जाति है, स्त्री जाति है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि आपका बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये शनि है, मंगल है। आप किसी भी यदि ग्रह की बात करते हैं आप उसमें वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर यहाँ पर यदि बात करें तो कुछ ना कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे अपवाद के तौर पर कौन है, तो अपवाद आपको देखने मिलेगा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह अपवाद है, ठीक है, मतलब अपवाद का तात्पर्य यह है कि ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमने पर्वत में देखा तो अरावली आपका एक अपवाद था, और अरावली का मतलब ये हुआ कि भाई वो आपका कहाँ चला गया, स्त्रीलिंग में। ठीक, आगे यदि हम बढ़ते हैं तो पेड़ों के नाम आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। पेड़ों के नाम जैसे आम, पीपल, शीशम, जामुन, ये सारी चीज़ें आपके पेड़ों के जितने भी नाम हैं ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें यदि हम अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद आपको देखने मिलेगा इमली। ऐसे और भी हैं जैसे लीची, ये भी आपका अपवाद है, ये स्त्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि भाई जो भी जल है, स्थल है, भूमंडल है, इनके जो भी आपके नाम हैं ये सभी भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आकाश, सरोवर, भारत, घर, पाताल, समुद्र, तो जितने भी स्थल होते हैं आपके, ठीक है, चाहे वो देशों के नाम हो, चाहे राज्यों के नाम हो, ये सभी आपके निश्चित तौर पर पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देशों में हम बहुत सारे देश हैं, अमेरिका है, ठीक है, लंदन हो गया आपका, ये सब आपके, ठीक है, भारत हो गया आपका। और यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब बात आती है अपवाद की कि आखिर अपवाद क्या है। तो जैसे दिल्ली, ये अपवाद है, इटली, ये अपवाद है आपका, ठीक है। इसके अलावा जिलों की बात करें तो कटनी आपका अपवाद है, सीधी आपका अपवाद है, ये सब अपवाद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ मुख्य तौर पर हम पाते हैं कि अब जब आप बात करेंगे, ठीक है, इनके वाक्य प्रयोग की, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, ठीक है। अब जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम बोलते हैं दिल्ली है दिल वालों की, तो की क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या दिल्ली की सड़कें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो अब अपन वहाँ पर पा रहे हैं, जब अपन वाक्य प्रयोग करते हैं कि भाई यहाँ पर स्त्री का बोध हो जाता है तो वहाँ आप स्त्रीलिंग यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं पुल्लिंग में और क्या आएगा, तो आगे हम देखते हैं कि भाई अनाजों के नाम भी इसी के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गेहूँ, चावल, उड़द, जौ, मटर आदि। बात की जाए और आगे रत्नों के नाम भी आपके इसी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। रत्नों में आप पाते हैं हीरा, मोती, मणि, ठीक है, पन्ना,
ये सारी चीज़ें, मूंगा आपके, ये सभी निश्चित तौर पर पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। बात की जाए और आगे क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपके नगरों के नाम दिल्ली, करनाल, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सागरों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब आपके पुल्लिंग हैं। इसके अलावा देशों के नाम हम पहले देख चुके हैं। महीनों के नाम भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे आषाढ़, सावन, ठीक है, ज्येष्ठ, कार्तिक, ये सारी चीज़ें। अब कुछ आपके शरीर के अंगों के नाम भी आते हैं, ठीक है, जो दोनों में होंगे, कुछ आपके स्त्री में जाते हैं और कुछ पुल्लिंग में। मैं आपको यहाँ पर फिर से सलाह देना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपकी कैसे कवर होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी जब आप उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर पाते हैं हाथ, मुंह, नाक, कान, गला, ठीक है, पैर, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ हाथ, तो हाथ टूट गया होता है या हाथ टूट गई होता है, तो आप खुद कहेंगे कि ये हाथ टूट गई नहीं होता है, हाथ टूट गया होता है। तो अगर हाथ टूट गया होता है तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि ये आपका क्या हो गया है, पुल्लिंग का बोध करा रहा है। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करते हैं मुंह, ठीक है, मुंह, या हम बात करते हैं मान लीजिए कान की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आपके हो जाएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत। यदि हम बात करें यहाँ पर अपवाद की, तो आप अपवाद में पाएंगे कि नाक आपका यहाँ पर अपवाद है, ठीक है, ठीक, क्योंकि नाक जो है, नाक अपन कैसे यूज़ करते हैं इसका वाक्य प्रयोग, नाक कट गई, समाज में नाक कट गई या नाक कट गया होगा तो क्या होगा आप बताइए, तो इसका आंसर होगा नाक कट गई। तो जब यहाँ पर अपन कट गई यूज़ करते हैं, मतलब आप यहाँ पर पाएंगे कि आपको स्त्री जाति का बोध हो रहा है, और अगर स्त्री जाति का बोध होता है तो निश्चित तौर पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ और यदि शब्द के यहाँ पर हम बात करें तो आप इसके पहले ही देख चुके हैं, दिनों महीनों के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है, पर्वत पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में आ चुके हैं, अनाज और द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। आगे यदि हम बात करें तो देवताओं के नाम आप पाएंगे, ये भी पुल्लिंग में आएंगे। तो फिलहाल तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि अब हम स्त्रीलिंग की ओर चलते हैं, और पुल्लिंग में जितने भी अब और जो आते हैं वो सभी आप वाक्य प्रयोग के थ्रू भी पकड़ सकते हैं। बात की जाए स्त्रीलिंग की, तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा आपका नदियों के नाम, ठीक है, जितने भी नदियों के नाम हैं ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सब आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हालांकि आपके इसमें अपवाद क्या होगा, तो ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर अपवाद है क्योंकि वो आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। ठीक, आगे यदि हम बात करते हैं तो तिथियों के नाम जो होते हैं, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। फिर बात की जाए भाषा, बोली और लिपियों की, तो जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, बोलियां हैं, ये सभी आपकी स्त्रीलिंग हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए संस्कृत, पंजाबी, देवनागरी, रोमन, ये सभी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। आप आंख बंद करके इसमें आंसर लगा सकते हैं कि भाई भाषा मतलब स्त्रीलिंग। फिर आगे हम बात करते हैं कुछ बर्तनों के नाम ऐसे हैं, ठीक है, जैसे थाली है, कटोरी है, चम्मच है, तो ये सभी आपका स्त्रीलिंग है। अगर हम इसमें यूज़ करें, देखें तो चम्मच कहाँ गई, बोले चम्मच नहीं मिल रही है, ठीक है, ये चम्मच टूट गई, तो अपन कैसा यूज़ किया, अपन ने इसको चम्मच नहीं मिल रही है, तो ये आपका वाक्य जो है ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि यहाँ पर बोध किसका हो रहा है, स्त्री का हो रहा है, स्त्रीलिंग का हो रहा है। तो इसका आंसर जाएगा कि ये किसकी पहचान आपने कैसे की कि यहाँ पर क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, ऐसे यदि हम आगे बढ़ते हैं कुछ और आगे की ओर यदि हम देखते हैं तो आप पाते हैं कि ख से समाप्त होने वाले शब्द जैसे लाख, भूख, ईख, भीख, ठीक है, इसमें हम देखें तो भीख मांगी जाती है, ठीक है, कि भीख मांगा जाता है, वह भीख मांग रही है, है ना, मांगा भीख, तो आप यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ फलों के नाम दिए हुए हैं जो निश्चित तौर पर हम पहले ही देख चुके हैं, अपवाद स्वरूप थे, लीची, नाशपाती, नारंगी, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ये सभी आपका फीमेल का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कुछ द्रव्यों के नाम हैं, ठीक है, लिक्विड हैं आपके कुछ, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, शिकंजी, ये सभी आपके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं क्योंकि चाय पी जाती है, लस्सी पी जाती है, तो ये सभी आपका यहाँ पर स्त्री जाति का बोध कराने के कारण स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक, ऐसे ही आगे यदि हम बढ़ते हैं तो ट, वट, हट से समाप्त होने वाले शब्द जैसे आहट, बनावट, झंझट, चिकनाहट, सजावट। यदि हम बात करें सजावट की, सजावट बोले उन्होंने बहुत अच्छी सजावट की थी, ठीक है, ठीक। ऐसे यदि हम बात करें बनावट, तो बनावट का भी आप बना सकते हैं, ठीक है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अभी अगर आप इनका यूज़ करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तो आपका यहाँ पर स्पष्ट समझ में आता है कि भाई ये क्या है, यहाँ पर स्त्री का बोध करा रहा है, इसलिए ये आपके सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऐसे यदि हम बात करें तो मसालों के नाम जैसे राई है, दालचीनी है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो सुपारी है, सौंफ, इलायची इत्यादि, ये सभी आपका मसाले वगैरह पूरे आपके स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, स्त्रीलिंग में ही जाएंगे। आगे यदि हम बात करें अंगों के कुछ नामों की, तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई कमर है, गर्दन है, जीभ है,
है ना, आंख है, छाती है, ये सभी आपका स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, ये अंग के नाम आपके स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं और स्त्रीलिंग में ही जाएंगे। आगे यदि हम बात करें कि स्त्रीलिंग में और क्या आएगा, तो आप पाएंगे कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही सभी प्रकार के भाव आते हैं, जैसे दया, खुशी, सच्चाई, चिंता, जितने भी भाव वगैरह होंगे ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आभूषणों के जो नाम होते हैं, जैसे साड़ी हो गई, है ना, आपका सलवार, पैंट, कमीज, अंगूठी, रत्न, आपके ऐसे वाले, तो ये सारी चीजें भी स्त्री के अंतर्गत ही आते हैं। तो उम्मीद है आपके सब क्लियर हो रहे होंगे। और अंततः मैं एक ब्रह्मास्त्र आपको देता हूं, और वो ब्रह्मास्त्र यही है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप वाक्य प्रयोग कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए। आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव लगाते हैं और चीजों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, आप स्वतः ही इसमें मजबूत होते चले जाते हैं और आपकी कमांड इसमें जैसे बढ़ेगी, ठीक है, वैसे ही आपसे सारी चीजें सही होने स्टार्ट हो जाती हैं। अब आगे यदि हम बात करें तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा है, और वो ये कि भाई कुछ शब्द आपके, ठीक है, जो पद सूचक होते हैं, पद सूचक शब्द ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना तो पुल्लिंग होते हैं, अपितु उन्हें उभयलिंगी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पार्षद, एग्जाम्पल के लिए सचिव, एग्जाम्पल के लिए गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर इत्यादि। ये सभी आपका निश्चित तौर पर इनमें आप देखेंगे कि भाई दोनों, अब जो बैठा है वो डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, तो भाई भारत के राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति कौन, तो अब आप कैसे इसको निर्धारित करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो अभी ये आपका मतलब कहने का ये है कि भाई पदों में दोनों आपके मिल सकते हैं आपको, ठीक है, इन्हें हम किसी एक वर्ग में रखें ये न्यायोचित नहीं रहेगा। ठीक ऐसे यदि हम बात करते हैं कि और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है, तो इसमें आप देखेंगे विभागों के नाम, जितने भी विभाग होते हैं, चाहे जल विभाग हो, चाहे आपका सिंचाई विभाग हो या कुछ भी हो, ये सभी आपके विभागों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान करने का तरीका क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो आप इसमें देख पा रहे हैं पुल्लिंग जिन शब्दों का अंत अकारांत या आकारांत शब्दों से होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे श्याम, राम, घोड़ा। आप इसमें देखेंगे इनका जो अंत है वो आ और बड़ा आ से हो रहा है। ठीक ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में वा, त्वा और या शब्द आते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गौरव, गुरुत्व, शौर्य, म्रातत्व, भ्रातत्व, प्रेतत्व। तो जैसे ही आपने लास्ट में देखा कि भाई त और आधा व आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में पन या आव, खाना इत्यादि आता है, जैसे बचपन, मोटापा, पुलाव, कारखाना, तो ये भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको बता दें कि भाई हम किसी वर्ड पे ऐसे नहीं जा सकते। जैसे अभी हमने देखा पहला जो नियम था वो हमारा था कि भाई अकारांत या आकारांत, तो वहां आपने पाया कि श्याम है, राम है। अब यदि हम वहां पर बात करें, या घोड़ा है, अब वहां पर हम यदि बात करें और हम कह दें लता, तो इसका भी अंत आपका बड़ा आ से हो रहा है। तो दरअसल में ये वाक्य प्रयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वाक्य प्रयोग में आपका कैसा आ रहा है, ठीक है। और सामान्यतः यदि हम बात करें तो जो लताएं होती हैं जितनी भी, ठीक है, जैसे अमरबेल है और इत्यादि हैं, ठीक है, मालती है, ये सभी आपकी लताएं स्त्रीलिंग के बोध कराती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अब स्त्रीलिंग में जाते हैं। तो संज्ञा के वे शब्द जिनका अंत ईकारांत और ईकारांत शब्दों से होता है वे सभी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए नदी, रीति, तिथि, हानि, चिट्ठी। इनमें सब में आप देखेंगे बड़ी ई आपको मिल रही है, ई मिल रहा है और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर इसके यदि हम अपवाद की बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा शनि, कवि, ऋषि, हाथी, ये सभी इसके अपवाद हैं क्योंकि ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जिन शब्दों के अंत में आपको आई, इया, आवट, आहट, अत, ठीक है, या आया प्रत्यय मिलते हैं वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा इत्यादि। ठीक ऐसे अगले रूल की यदि हम बात करें तो कुछ जीव जिनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना कठिन होता है उन्हें हम मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे मच्छर का मादा मच्छर, चीता का मादा चीता, गीदड़ का मादा गीदड़। और कुछ भाववाचक संज्ञाओं में प्रायः स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए करुणा, दया, याचना, मधुरता, घृणा, सेवा, लालिमा। नेक्स्ट है आराधना, माया, चेतना, शत्रुता, मानवता, मित्रता और इसके अलावा कामना। तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मसला क्लियर होता है, निश्चित तौर पर आपसे बन रहा होगा। और अब इसके लिए आपके पास में एक ही उपाय है, वो ये कि आप कोई भी एक मार्केट से ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए हिंदी की और बढ़िया तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए और अपने इसमें कमांड हासिल कीजिए। बात की जाए यदि कि अभी कुछ और बाकी है क्या, तो आप इसमें बस एक लास्ट रूल आपका और हो सकता है, वो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ठीक है, उसे आप और नोट कर लें। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की यदि हम नियम की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने मिलता है, सबसे पहले शब्द के अंत में आप आ लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके सामने है छात्र और आपसे पूछा जाता है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो छात्र का छात्रा, अध्यक्ष का अध्यक्षा, सदस्य का सदस्या, शिष्य का शिष्या। ठीक ऐसे ही
आपके सामने है सेकेंड रूल, शब्द के अंत में इका लगाने से भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सेवक से सेविका, नायक से नायिका, याचक से याचिका, लेखक से लेखिका, बालक से बालिका, अध्यापक से अध्यापिका। नेक्स्ट है शब्द के अंत में इन लगाने से भी, जैसे धोबी है तो धोबी का धोबिन, ठीक है, माली मालिन, सुनार सुनारिन, नाग नागिन, सांप, ठीक है, इसका आप देखेंगे सांपिन इत्यादि। नेक्स्ट है शब्द के अंत में नी लगाने से, जैसे जाट तो आप पाएंगे जाटनी, हाथी तो हाथी में आप पाएंगे हथनी, नी लगा दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट है आइन, जैसे पंडित से पंडिताइन। नेक्स्ट गुरु से गुरुआइन, चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठाकुराइन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि आप ता को त्री करके भी आप यहाँ स्त्रीलिंग बना सकते हैं पुल्लिंग से, जैसे नेता से नेत्री, अभिनेता से अभिनेत्री, कर्ता से कर्त्री और दाता से दात्री, धाता से धात्री। नेक्स्ट है शब्द के अंत में आनी लगाने से भी आप उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे भव से भवानी, भव आपका पुल्लिंग शब्द है जबकि भवानी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इंद्र से इंद्राणी, पंडित से पंडितानी, जेठ से जेठानी, मास्टर से मास्टरानी, देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी। शब्द के अंत में इनी लगाने से भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वामी से स्वामिनी, तपस्वी से तपस्विनी, वनवासी से वनवासिनी, परोपकारी से परोपकारिणी। इसके बाद आप देख रहे हैं यशस्वी से आपका पाएंगे यशस्विनी, अभिमानी से अभिमानिनी, ठीक है। और अंतिम है यहाँ पर शब्द के अंत में मति या वति लगाने से भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती, ज्ञानवान से ज्ञानवती, युवा से युवती और पुत्रवान से पुत्रवती। यहाँ पर दोस्तों आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का भी जो नियम है वो भी कंप्लीट होता है। तो आज फिलहाल यदि हम बात करें इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो मुख्य तौर पर हमने इसके पहले चूंकि संज्ञा का अध्ययन किया हुआ था और हमने पाया था कि संज्ञा आपका विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है और विकारी के मतलब ही होता है कि वो जिसमें आपका चेंजेस देखने मिलती है। मुख्य तौर पर हमने यहाँ पर देखे कि जो इसके अव्यय थे, जो इसके तत्व थे, जिनके कारण मुख्य तौर पर संज्ञा में आप विकार देखते हैं, वो कौन कौन से थे। तो आपने पाए थे कि लिंग, वचन और कारक। उसके अंतर्गत हमने लिंग की शुरुआत करी। लिंग में हमने देखा कि भाई लिंग क्या है, तो चिन्ह है, निशान है। मुख्य तौर पर आपने इसमें पाया कि जो किसी एक जाति का बोध करा दे, जैसे पुरुष या स्त्री, तो वो वहां पर आपका लिंग निर्धारित करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः यदि हम बात करें तो एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पूरी हिंदी में, पूरी की पूरी हिंदी में आप चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, आप उसे दो भागों में बांट सकते हैं, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। कुछ एक दो व्यवसाय, कुछ एक दो पद, कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आप पाएंगे उन पदों पे कि वहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं पहले कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। वो डिपेंड करेगा कि वहां पर कौन आपका बैठा हुआ है, ठीक है, कौन उस पद पर है, उसके आधार पर ही आप उसका लिंग निर्धारित करते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपने दोनों को क्लासिफाइड करके देखा कि पुल्लिंग ब्लॉक में कौन कौन आता है, स्त्रीलिंग में कौन कौन आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने इसका एक ब्रह्मास्त्र देखा कि आपने सर्वनाम का प्रयोग किया, मेरा मेरी, और उस आधार पर निर्धारित किया कि हम कैसे इसमें पहचाने कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसके भाव से पहचानते हैं। दूसरा आपने देखा विशेषण अच्छा या अच्छी का प्रयोग करके। और तीसरा आपने क्रिया अर्थात होता है या होती है का प्रयोग किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए रात, रात अच्छी है या अच्छी होती है, ठीक है, या दिन होती है या होता है तो दिन होता है। तो यहां पर आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। और इसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे लास्ट में हमने कुछ नियम देखे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए नेता का नेत्री। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज यहां पर आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।